हाय दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैंने आपको वीडियो शुरू किया था हिस्ट्री का, इतिहास का, जिसमें मैंने एक पार्ट करवाया था और मैंने कहा था कि ये ज़्यादा नहीं होगा, छोटे-छोटे वीडियो में आप अगर इसको देखते हैं तो मैं गारंटी दे देता हूँ, ये 30 से 35 पेज का मेरे पास डॉक्यूमेंट है, जहाँ से आधुनिक भारत के इतिहास के क्रिस्पी पॉइंट हैं कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अगर आप पीवाईक्यू देखते हैं, जैसा कि बिहार में पता है आपको एईडीओ, बीएसएससी तथा बिहार एसआई का एग्जाम जनवरी में है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप इसको पढ़ के जाइए और फिर पीवाईक्यू दीजिए और फिर देखिए कि आपके क्वेश्चन कैसे सही नहीं होते हैं, नंबर कैसे नहीं आते हैं, आप खुद देखिएगा। अगर इसका फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर के अभी देखिए, उसको देख करके इसको पढ़िएगा। वहां मैंने आपको कंपनियों के आगमन, किसने कहाँ की खोज की, वो सारी जो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए थे। आज का जो वीडियो है वो कर्नाटका युद्ध और बाकी जितने भी युद्ध युद्ध हैं जो अंग्रेजों ने अपने विस्तार की नीतियों के द्वारा किए हैं, वो यहाँ मैं करवाऊंगा। और इस वीडियो में भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ये वीडियो आएंगी, तो आप अवश्य जुड़ जाइए हमसे। साथ ही मैथ और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस पूरी तरीके से करवाई जा रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार अवश्य चेकआउट कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मजा ना आए तो बताइएगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो कृपया करके एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी आए। काफी मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। ऐसे ही साइंस का सॉरी आधुनिक भारत का तो ये हो रहा है, मिड मध्य भारत का और प्राचीन भारत का वीडियो आएगा। फिर ज्योग्राफी, साइंस और बाकी सब्जेक्ट में इसी टाइप से 20 से 30 पेज का डॉक्यूमेंट दूंगा, ठीक है। तो ये आप शुरू कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। कर्नाटका युद्ध। आप जानते हैं फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में 3 कर्नाटका युद्ध हुए हैं। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है, पूछे जाते हैं कब हुआ था, ठीक है, और इसमें किसकी जीत हुई थी और कौन सी संधि हुई थी। यही हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने पीवाईक्यू देखे हैं तो आप अवश्य जानते होंगे। कर्नाटक का प्रथम जो कर्नाटक का युद्ध होता है वो 1746 से 48 के बीच में होता है। यह 2 वर्षों तक युद्ध होता है। इसका जो प्रमुख कारण था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। क्योंकि ये यूरोप में युद्ध हो रहा था, ऑस्ट्रिया के बीच में, फ्रांस और ऑस्ट्रिया का युद्ध, इस वजह से ये युद्ध यहाँ पर भी भारत में भी छिड़ गया था। तो ये युद्ध अनिर्णित था, जिसमें कोई जीता या हारा नहीं था। इसमें जो संधि होती है वो एक्स या सेपई की जो संधि हुई थी यूरोप में, उसी संधि से ये भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया था। तो 1748 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फिर 1749 यानी 1 वर्ष बाद और से 54 तक फिर युद्ध होता है। 5 वर्षीय युद्ध होता है कर्नाटका में। अब यहाँ देखिए, कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था। कर्नाटक में जो कर्नाटक के नवाब थे, उनकी डेथ के बाद यहाँ पर युद्ध छिड़ गया था कि कौन शासक बनेगा। और इसमें दोनों तरफ से कूद पड़े, एक तरफ से फ्रांसीसी और एक तरफ से अंग्रेज। आपको उतना नहीं जाना है, वो कभी नहीं पूछता कि किस किस का युद्ध हुआ था। बस ये देखिए, कर्नाटक में जो उत्तराधिकार का युद्ध था, उस युद्ध के कारण ये युद्ध छिड़ गया था। इसमें पौंडीचेरी की संधि होती है और अंग्रेज यहाँ पर और थोड़ा मजबूत हो जाते हैं। तो अंग्रेजों की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। तो पौंडीचेरी का युद्ध होता है 1755 में। पौंडीचेरी की संधि होती है 1755 में, ठीक है। तृतीय जो है युद्ध होता है 1758 से 63 के बीच में, यानी 4 वर्ष बाद। इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, क्योंकि जो यूरोप था, यूरोप में फिर से युद्ध छिड़ गया था, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, यानी 7 वर्षों का युद्ध। तो उस युद्ध के कारण भारत में भी इसका युद्ध का प्रभाव देखा गया। इसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रथम संधि यूरोप में हुई थी, ये संधि भी यूरोप में ही पेरिस की संधि होती है 1763 में। और उसके बाद ये पूरी तरीके से, यानी कि फ्रांस की इसमें हार होती है और फ्रांस के हार के बाद फ्रांस पूरी तरीके से टूट जाता है, यानी कमजोर हो जाता है और भारत में उसकी शक्तियां सीमित हो जाती है। यहीं पे मैं बताया था कि इनके साथ जो एक युद्ध होता है, ठीक है, पीछे बताया था आपको कि उस युद्ध के बाद, ठीक है, पूछा जाता है कि कौन ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो बताइए कौन सा युद्ध था जो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में होता है, ठीक है। कोई नहीं, मैं ही बता देता हूं। इसे कहते हैं वांडी वास्का युद्ध। वांडी वास्का युद्ध इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वांडी वास्का युद्ध जो है वो 1760 में होता है, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में। पूछा जा सकता है। एक बेदरा का युद्ध भी याद रखिएगा, बेदरा का युद्ध, ठीक है। ये जानते 1759 में हुआ था, डच और अंग्रेजों के बीच में। तो ये भी पूछा जा सकता है, डच और अंग्रेजों के बीच में। तो ये हो गया हमारा जो कर्नाटक युद्ध थे। अब युद्ध आता है आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी अंग्रेजों के और मैसूर के जो शासक हैं उनके बीच में ये युद्ध होता है। तो इसमें देखिए, जो हैदर ये है शुरुआत में, ये और इनके बाद इनका जो पुत्र है टीपू सुल्तान, इनके साथ
किसके? मैसूर का युद्ध होता है ब्रिटिश के बीच में और इनके बीच में। 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी को श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो किसने बादशाह की उपाधि धारण की? ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है। तो टीपू ने ये, और यहीं पर इसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था, क्योंकि यह फ्रांस की क्रांति से काफी ज्यादा प्रभावित था। तो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर इसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष, जो फ्रांस की क्रांति का प्रतीक था, और जैकोबिन उस समय जो वहां पे फ्रांस में जब हुआ करते थे, यह उसका सदस्य भी बना था, जो स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूछा गया है। अब आइए इनके बारे में समझते हैं। प्रथम जो मैसूर युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध, वो 1767 से 1769 के बीच में होता है। इसमें जो शासक रहते हैं वो रहते हैं हैदर अली, और इसमें जो बंगाली गवर्नर था वो था लॉर्ड वेरिस्टल। ठीक है, यहाँ पे मद्रास की संधि होती है 1759 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम जो युद्ध समाप्त हुआ वो मद्रास की संधि से होता है। दूसरा आता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1780 से 84 के बीच में होता है। इस समय भी हैदर रहते हैं, परंतु हैदर की यहाँ पे डेथ हो जाती है, और वारेन हेस्टिंग इस समय, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये गवर्नर होते हैं बंगाल के वारेन हेस्टिंग। बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर जो संधि होती है वो होती है मैंगलोर की संधि होती है 1784 ईस्वी में, और यहीं पर हैदर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसकी मृत्यु के बाद जो इसका बेटा है टीपू, वह युद्ध में पार्टिसिपेट करता है। तीसरा युद्ध जो है ये टीपू के साथ होता है। यहाँ पर इस समय जो गवर्नर रहता है वो रहता है लॉर्ड, ठीक है, कॉर्नवालिस। तो याद रखिएगा, इस समय कौन गवर्नर है बंगाल का? वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और इस समय श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है, चौथा जो युद्ध है, चौथा युद्ध जो होता है वो होता है 1799 में, जिसमें टीपू की हार होती है और टीपू इस युद्ध में मारा जाता है। तो टीपू की मृत्यु होती है इसमें, लॉर्ड बयाजिए के टाइम पे होता है। ठीक है, देखो आपने देखा ना, फर्स्ट युद्ध किसके समय हुआ था? हेस्टिंग के समय में। दूसरा होता है कॉर्नवालिस के टाइम पर। तीसरा होता है बयाजिए के टाइम पर, और इस समय टीपू की मृत्यु हो जाती है। और इसमें वापस से जो मैसूर है, वहां पर जो पुराना अड्यार वंश था, उसी के एक शासक को, इसका जिसका नाम था कृष्णराज, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है कि उसकी मृत्यु के बाद कृष्णराज जो अड्यार वंश का था, इसको शासक बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, चतुर्थ युद्ध पूछा जाता है, और ठीक है, टीपू की इसमें मृत्यु होती है लॉर्ड बयाजिए के टाइम पर। ठीक है दोस्तों, 1799 में। तो ये चारों युद्ध हो गए, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यहाँ पर अगर ये थोड़ा सा कुछ दिया है, जैसे टीपू के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर हुआ करती थी। ठीक है, शेर की तस्वीर होती थी, इस वजह से टीपू को शेर मैसूर भी कहा गया है। और एक चीज और है जो एनसीईआरटी में दिया है, कि जो टीपू का एक ऐसा शेर था जो एक अंग्रेज अधिकारी के ऊपर अटैक करते हुए दिखाया गया है। यानी एक ये टॉय था, टॉय इसका टीपू का, जिसको कहाँ रखा है? तो लंदन के म्यूजियम में रखा गया है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे शेर मैसूर भी कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आगे मराठा युद्ध। मराठों के साथ भी अंग्रेजों के युद्ध हुए। प्रथम जो मराठा युद्ध है, आंग्ल मराठा युद्ध है, ये होता है 1775 से 82 के बीच में। इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद रखिएगा, 1775 से 1782 के बीच में। जो प्रथम संधि होती है उसे कहते हैं सायबाई की संधि होती है 1782 में। ठीक है, और इस समय अंग्रेजों को साइसेट एलिफेंटा द्वीप प्राप्त होता है। किससे? मराठों से। मराठे अपने द्वीप किसको दे देते हैं? अंग्रेजों को दे देते हैं। और वहीं जो माधव राव है, माधव राव और नारायण राव जो पेशवा बना, तो कौन? माधव राव और नारायण राव जो है ये पेशवा बनते हैं। और जो राघोबा को पेंशन दी जाती है, जो पहले राघोबा थे उनको पेंशन दे करके हटा दिया जाता है, और पेशवा कौन बन जाते हैं? माधव राव नारायण, जिनका पूरा नाम है माधव राव नारायण, जो है ये पेशवा बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रथम संधि के बाद। नहीं देखते हैं दूसरा जो हो आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ये होता है 1803 से 1805 के बीच में। ये युद्ध कब होता है? 1803 से 1805 के बीच में होता है। इसमें जो याद रखिए, इसमें कई सारी संधियां हुई हैं। जैसे इस क्रम में पूछा जाता है कौन सी संधि प्रथम हुई थी, तो हमने देखा कि जो सायबाई की संधि है वो सबसे पहले होती है। दूसरे नंबर पर जो संधि होती है उसे कहते हैं बसीन की संधि, इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पर जो होती है उसे कहते हैं बसीन की संधि। तो दूसरे नंबर पर कौन सी संधि होगी? बसीन की। ठीक है, इसमें जो बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य ये संधि होती है, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य होती है बसीन की संधि। तीसरी संधि जो है वो देवगांव की होती है, बसीन SBD देवगांव की संधि जो है वो होती है 1700 मतलब ये होती है 1803 में, और ये अंग्रेजों एवं भोसैयों के बीच में होती है। तो देखो ये हुई थी बाजीराव द्वितीय के बीच में, फिर अंग्रेज और भोसैया के बीच में कौन सी होती है? देवगांव की संधि।
फिर तीसरी जो संधि होती है, चौथी कह सकते हैं, ठीक है, वो है सुरजी अर्जन गांव की संधि। सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है, यह अंग्रेजों और सिंधिया के बीच में होती है। किसके बीच में? अंग्रेज और सिंधियाओं के बीच में। तो कौन सी? सुरजी अर्जन गांव की संधि। जो पांचवी संधि है वो होती है राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट याद रखते हैं कि ये होती है किसके बीच में? लॉर्ड बयेजियर के जाने के बाद जो जॉर्ज बोयो है वो होलिकरों के साथ संधि करते हैं। किनके साथ? होलिकर के साथ संधि करते हैं, ठीक है। सिंधिया कहां पे थे? सिंधिया ग्वालियर में थे, ठीक है। इंदौर में कौन थे? होलिकर थे इंदौर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये जो संधियां हुई, इस तरीके से आप इनका क्रम भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र में कौन थे? भोसले थे, ठीक है। नागपुर के कहते हैं ना, नागपुर में कौन थे? भोसले नागपुर में थे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरीके से शाखाएं जो मराठों की बढ़ जाती हैं, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। तो द्वितीय आगे मराठा युद्ध होता है। इसके बाद आता है तृतीय मराठा युद्ध जो होता है। ये देखिए कब होता है? ये होता है 1717 से 1718 के बीच में। यहाँ जो ग्वालियर की संधि होती है किसके साथ? सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में फिर से होती है ग्वालियर की संधि। और उसके बाद दूसरी संधि जो होती है पूना की संधि होती है बाजीराव द्वितीय तो अंग्रेजों के मध्य में, ठीक है। और तीसरी मंदसौर की संधि होती है, जो अंतिम संधि होती है होलिकर और अंग्रेजों के मध्य में। कौन सी संधि होती है? मंदसौर की संधि, ठीक है दोस्तों, मंदसौर की संधि। इसमें समस्त मराठा क्षेत्र जो होता है अब ब्रिटिश सत्ता के अधीन आ जाता है। अब पेशवा का जो पद होता है उसे समाप्त कर दिया जाता है। जो बाजीराव द्वितीय जो है, इनको पेंशन देकर के कानपुर के बिठूर में भेज दिया जाता है। किनको? बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कहां भेज देते हैं? कानपुर के बिठूर में। इन्हीं के दत्तक पुत्र रहते हैं नाना साहब। आप जानते हैं नाना साहब चूंकि इनके दत्तक पुत्र होते हैं, यानी इनके स्वयं के बेटे नहीं होते, इस वजह से अंग्रेज उनकी पेंशन बंद कर देते हैं, है ना। क्योंकि पता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ याफ्स जो व्यक्तिगत सिद्धांत था उसमें यह था कि जिस शासक का अपना स्वयं का पुत्र नहीं होगा उसका साम्राज्य जो है अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। तो नाना साहब की पेंशन बंद हो जाती है, इस वजह से वह 1857 के युद्ध में कानपुर से पार्टिसिपेट करते हैं। तो इतनी बातें याद रखिएगा। ये संधियों का क्रम जरूर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 102 बार आप इनको जरूर याद कीजिएगा, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आते हैं सिखों के साथ भी अंग्रेजों का युद्ध हुआ। तो आगे सिख जो युद्ध है उसकी बात करते हैं। प्रथम जो अंग्रेज सिख युद्ध है वो 1845 से यानी 1845 से 1846 तक होता है, ठीक है। अब जाते हैं, ठीक है, यहां पे देखिए, ठीक, एक मिनट, यहां से कुछ बातें देखिए कि जो स्वतंत्र सिख राज्य की जो स्थापना करते हैं वो करते हैं महाराजा रणजीत सिंह। ये कि जो महाराजा रणजीत सिंह है वो स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना करते हैं, रणजीत सिंह, जिनको शेरे पंजाब भी कहा जाता था। इनकी राजधानी जो थी वो कौन थी? तो लाहौर जो थी, जो पाकिस्तान में है, वो इनकी राजधानी हुआ करती थी। जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक अंग्रेजों से इनकी संधि हो रखी थी और ये एक स्वतंत्र यानी शांतिपूर्वक अपना राज्य कर रहे थे। महाराजा रणजीत सिंह के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे नजर वहां गड़ानी शुरू कर दी पंजाब में। और अब पंजाब जो है अंग्रेजों की नजर में आ चुका था। तो प्रथम अंग्रेज जो सिख युद्ध होता है वो 1845 से 1846 में होता है, ठीक है। इस समय जो महाराजा दलीप सिंह थे तो वो एक बहुत कम उम्र के थे उस समय। तो इनके जो वजीर थे राय सिंह सेनापति, जिनको तेजा सिंह भी कहते हैं, इन्होंने इसको नेतृत्व किया था। इस समय जो गवर्नर था वो था लॉर्ड हार्डिंग, पूछा जाता है कौन है। और इस समय संधि कौन सी हुई थी? तो लाहौर की संधि हुई थी। अंग्रेजों ने जो दलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी, मतलब इस समय इनको वापस से महाराजा की पदवी दे दी और लाहौर में एक रेजिडेंट को नियुक्त करने का मतलब ये समझौता हुआ कि लाहौर में यानी इनके उसमें एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा इनके दरबार में, ठीक है। द्वितीय फिर से युद्ध होता है, यानी जो संधि थी वो संधि टूट जाती है और द्वितीय युद्ध होता है 1848 से 1849 से 1849 के बीच में। महाराजा दलीप सिंह अभी भी रहते हैं। ये होती है लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि अमृतसर की संधि होती है और इसके बाद पंजाब राज पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर में आ जाता है और दलीप सिंह को कोहिनूर हीरे के साथ ब्रिटेन ताज के पास भेज दिया जाता है। तो कोहिनूर हीरा करके इन्हीं के साथ जो कोहिनूर हीरा है वो कहां पहुंचता है? ब्रिटेन पहुंचता है, महारानी के पास, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से याद रखिएगा। अब आते हैं कुछ और युद्ध हैं जो छोटे छोटे, जैसे खेड़ा का युद्ध है, याद रखिएगा। खेड़ा का युद्ध जो है ये 1707 में होता है। इसमें महाराजा
किन किन के बीच होता है, तो एक तरफ मराठा छत्रपति साहू जी और ताराबाई के बीच में होता है। तो छत्रपति साहू जी महाराज एवं ताराबाई के बीच में होता है, जिसमें साहू जी जो है वो विजय रहते हैं। दूसरा है सकूर खेड़ा का युद्ध, ये 1724 में होता है। इसमें निजाम और मुल्क और मुबारिज खां के बीच में होता है, जिसमें निजाम की विजय होती है। तीसरा है भोपाई का युद्ध, जो 1737 में होता है, बाजीराव प्रथम और मुगल के बीच में होता है, जिसमें बाजीराव प्रथम जो है वो विजयी रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ और युद्ध देखिए, जैसे एक युद्ध है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, एक है युद्ध करनाई का युद्ध। देखिए जो कहाँ हुआ था, ये हुआ था हरियाणा में। करनाई का युद्ध 1739 में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह जो थे मुगल बादशाह, उनको पराजित किया था। किसने? नादिर शाह ने। फिर गिरिया का युद्ध इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। गिरिया का जो युद्ध है वो 1740 में हुआ था, सरफराज खां और अयवर्दी खां के बीच में हुआ था, जिसमें अयवर्दी खां क्या होता है, विजयी होता है। इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक बता दिया मैंने, फ्रांसीसियों के बीच में होता है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। इस बार फ्रांसीसी थोड़ा विजय रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद होता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है 1749 से 54 तक। इसमें फ्रांसीसी जो डुपये था और अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। इस पर अंग्रेजों की विजय होती है। तीसरा है तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसमें भी फ्रांसीसी, इसमें काउंट डी यानी आ जाते हैं डुपये की जगह, और अंग्रेजों की जीत होती है। फिर 85 का युद्ध होता है 1757 में, आप जानते हैं, अंग्रेज और सिराज के बीच में, इसमें अंग्रेजों की जीत होती है। फिर बेदरा का युद्ध होता है 1759 में, 1759 में अंग्रेजों और डच के बीच में होता है, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है। वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है, अंग्रेज एक तरफ आयरकूट रहते हैं और दूसरे फ्रांसीसी, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में, इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है, जिसमें अहमद शाह की जीत होती है, ठीक है। ये सारे युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, एक तरफ हेक्टर मुनरो रहता है अंग्रेजों की तरफ से, मीर कासिम सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो है, ये इनकी संयुक्त सेना होती है, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है, ठीक है। और यहीं से अंग्रेजों का राज्य साम्राज्य भारत में एक तरीके से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है मैसूर का युद्ध। मैसूर बता दिया, एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ हैदर थे प्रथम युद्ध में। इसमें हैदर की जीत होती है शुरुआत में, परंतु फिर दूसरा युद्ध होता है जिसको रोहिया युद्ध कहते हैं 1774 में। एक तरफ वारेन हेस्टिंग रहते हैं और एक तरफ हाफिज खान रहते हैं, और इसमें अंग्रेज जीतते हैं। फिर सिंध खेड़ा का युद्ध होता है 1775 में, निजाम और मराठों के बीच में, मराठे जीतते हैं। फिर होता है आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम, जिसमें मराठे और अंग्रेज एक तरफ होते हैं और एक तरफ मराठे होते हैं। ये युद्ध बिना विजित रहता है, कोई नहीं जीतता है। फिर द्वितीय मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच में, एक तरफ वारेन हेस्टिंग और हैदर, बाद में उसके मृत्यु के बाद टीपू। यह युद्ध भी अनिर्णित रहता है। फिर तृतीय मैसूर युद्ध जो है, ये सब हम देख चुके हैं, कॉर्नवालिस के टाइम पर होता है, अंग्रेज इसमें जीतते हैं, ठीक है। तो ये सारे युद्ध देख चुके हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है पीछे देख चुके हैं। ये युद्ध याद रखिएगा, जैसे एक में है नेपाल का युद्ध 1815 से 1815 से 16 के बीच में होता है। वारेन हेस्टिंग और एक तरफ गोरखा रहते हैं, अंग्रेजों की इसमें जीत होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक संधि होती है, उसका भी थोड़ा याद रखिएगा, जिसे कहते हैं सुगौये की संधि, ठीक है। ये संधि होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कब होती है? 1816 में। इस बार पूछा गया था ये यूपीपीसीएस में भी, और कई बार पूछा गया, ठीक है। बर्मा का युद्ध याद रखिएगा, बर्मा का युद्ध भी अंग्रेजों और बर्मा के बीच में होता है, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है। अफगान युद्ध जो है, ये ऑकलैंड के टाइम पर हुआ था, अंग्रेज और अफगान के बीच में, इसमें भी अंग्रेजों की जीत होती है। तो ये कुछ युद्ध हैं जिनके बारे में आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये अफगान युद्ध कब हुआ था, बर्मा का युद्ध कब हुआ था, और नेपाल का युद्ध कब हुआ था, इनके बारे में याद रखिएगा। और कौन इस समय गवर्नर था, जैसे वारेन हेस्टिंग था इस समय, यहाँ पे ऑकलैंड था, और ये संधि भी याद रखिएगा। कुछ कुछ इधर जो युद्ध बताए मैंने आपको, वो भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मैसूर युद्ध तो हो चुका है हमारा, जैसे बक्सर का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, बांडीवास का, बेदरा का युद्ध, ठीक है, 85 का युद्ध, और फिर ये गिरिया का युद्ध। ये सब कुछ युद्ध हैं जो आपको याद रहने चाहिए, तो एक बार आप इसको अवश्य देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं कुछ और भी युद्ध, जैसे यहाँ दे रखे हैं सिख युद्ध के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रथम सिख युद्ध जो बता चुका हूं, पीछे भी आप देख चुके हैं, अगर उसको नहीं देखा तो वापस इसको रिवाइज करिए, ठीक है। सिख युद्ध कब होता है? प्रथम सिख युद्ध होता है 1845 से 46। अंग्रेज जो डलहौजी हैं उनके समय में होता है, और सिखों के समय में होता है महाराजा दलीप सिंह इस समय शासक होते हैं, और इस समय अंग्रेजों की ही विजय होती है, अंग्रेज ही जीते हैं। द्वितीय सिख युद्ध, इस समय भी डलहौजी थे
और सिख इनकी विजय हो जाती है और फिर महाराजा जो तजीब सिंह है उनको कोहिनूर हीरा के साथ ब्रिटेन भेज दिया जाता है। द्वितीय बर्मा युद्ध कब होता है? इसी के समय होता है 1852 में, डलहौजी के टाइम पर ही अंग्रेज ही जीतते हैं। द्वितीय अफगान युद्ध जो है लॉर्ड यटन के टाइम पर होता है और अफगान इसमें भी अंग्रेज जीतते हैं। ठीक है, तृतीय बर्मा युद्ध डफरिन के टाइम पर होता है और तृतीय अफगान युद्ध जो है वो चेम्सफोर्ड के टाइम पर 1919 में होता है और अंग्रेज विजित होते हैं। तो ये कुछ युद्ध हैं जो इनके शासक कौन कौन से थे वो याद रखिएगा। अब आते हैं बंगाल के गवर्नर और जनता, जिसको कैसे कैसे बनाया गया। आप जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से बंगाल में जो थे उनको गवर्नर को क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे 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 वो कर सकते हैं। तो जो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं वो बनते हैं वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बनते हैं, ये 1773 से 1785 तक रहते हैं। इन्हीं के समय में प्रथम जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 पारित होता है और ये बंगाल से जो द्वैत शासन है उसे समाप्त कर देते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत कौन करता है? तो रॉबर्ट क्लाइव इसकी शुरुआत करते हैं और इसको समाप्त कौन करते हैं? तो वारेन हेस्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो आप 5 स्टार बना दीजिए। इनके द्वारा ही एक नीति शुरू की जाती है जिसे कहते हैं रिंग ऑफ फेंस, घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग ही शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट है, राजा नंद कुमार जो है इनकी न्यायिक हत्या के आरोप में वारेन हेस्टिंग को इनके ऊपर आरोपित किया गया था और ब्रिटेन पर इन पर मुकदमा भी दायर किया गया था। तो याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग के ऊपर राजा नंद कुमार के न्यायिक हत्या के आरोप में इन पर मुकदमा दायर किया गया था। 1781 में बनारस के राजा चैत सिंह द्वारा जो है ना कि कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 1781 में बनारस के राजा चैत सिंह द्वारा वारेन हेस्टिंग को गिरफ्तार किया गया था। तो किसने गिरफ्तार किया था वारेन हेस्टिंग को? राजा चैत सिंह ने। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, राजा चैत सिंह द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया था। इन्हीं के समय में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1784 में। तो 1774 में 1774 में 1774 में 1773 के अधिनियम से 1774 में। इसी समय इन्हीं के समय में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। तो इन्हीं के समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी 1784 में होती है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये पॉइंट तो आपको याद रखना ही चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, इसी समय में प्रथम आंग्ल मराठा, द्वितीय आंग्ल मैसूर, ठीक है, और इसी समय मराठा युद्ध होता है, प्रथम जो है आंग्ल मराठा युद्ध, और इसी के समय में इसके बाद संधि हुई थी साइबाई की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में होता है। ठीक है, और इसी के समय में जो हिंदू विधि है, जो हिंदू कानून है, इनको कोडिफाई किया गया था, यानी कि इनको एक कानून के रूप में, एक पुस्तक के रूप में इसको कोडिफाई किया गया था, जो मनु स्मृति का अनुवाद था, जिसका नाम दिया था कोड ऑफ जेंटू टू लॉज। इंपॉर्टेंट है, मनु स्मृति का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था कोड ऑफ जेंटू टू लॉज जो है वो इन्हीं के समय में किया गया था 1776 में। ठीक है, और इसी के समय में चार्ल्स विलियम्स जो हैं इनके द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स विलियम्स ने क्या किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इन पर ब्रिटिश में महाअभियोग बताया था मैंने आपको, दायर किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो भी इन्हीं के समय में 1784 में आया था। और भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है किनको? वारेन हेस्टिंग को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता का अनुवाद किसने किया था? याद रखिएगा। इन्होंने मनुस्मृति का अनुवाद किस नाम से करवाया था? ये याद रखिएगा। और किसके समय में कौन सी संधि हुई थी? ये याद रखिएगा। इनके बाद जो दूसरे गवर्नर आते हैं उनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके बारे में जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका। इन्होंने जो कोर्ट थे, मूविंग कोर्ट जो थे, अपीलीय न्याय और निम्न स्तरीय कोर्ट की स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो इनके दो समय में ये होता है। 1791 में इन्होंने जोनाथन डंकन थे, इन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। कहां पर? बनारस में। तो जोनाथन डंकन ने 1791 में, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, कई सारे पीसीएस में एग्जाम में पूछा गया है कि किसने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? तो जोनाथन डंकन ने। इन्हीं के समय में मैसूर का जो तीसरा युद्ध है वो इसी के समय में होता है 1700, और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी इसी के टाइम पर हुई थी 1792 में। इंपॉर्टेंट है, ये सारी पॉइंट्स आप जानते हैं कि अगर पीवाईक्यू देखते हो तो आप अवश्य जानते होंगे कितने इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, जिसको हम इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ये स्थायी बंदोबस्त क्या था? तो जो राजस्व था, राजस्व नीति जो थी,
यानी कि भूमि जो जमींदारी प्रथा थी उसको इसने बहुत स्थायी कर दिया था। तो जमींदारी प्रथा को, जिसको हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं या इस्तेमारी बंदोबस्त कहते हैं, इसी के द्वारा 1793 में शुरू किया गया था। यूपीएससी तक में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप समझ सकते हैं, तो इसको तो 5 स्टार बना दीजिए। वहीं इसको न्यायिक सिविल सेवा जो है, यानी कि जो है उसका जनक भी इसी को माना जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। खासकर एक बात और है कि इसकी जो मृत्यु है, इसकी जो डेथ है, वो भारत में ही हुई है। गाजीपुर में इसकी मृत्यु हुई थी, उत्तर प्रदेश के, वहीं पर इसकी कब्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1805 में इसकी मृत्यु गाजीपुर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में। ये कई बार पूछा गया है कि किस गवर्नर की जो मृत्यु है वो भारत में हुई थी, गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में, जहां पर उसकी कब्र भी है। ठीक है, इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, कह रहे कि राजस्व प्रबंधन को न्यायिक प्रशासन से सेपरेट करने का काम भी इसी ने किया था। और जो न्यायिक संहिता थी, ठीक है, वो भी इसी के समय में आपको बनाई गई थी। तो प्रशासनिक संहिता को डिजाइन किया गया था। कॉर्नवालिस को भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का जनक कहा जाता है, बताया था इसको। तो न्यायिक सेवा का जनक किसको कहते हैं? वो था वारेन हेस्टिंग को। और इसमें प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? तो कॉर्नवालिस को कहते हैं। इसने अपने समय ही एक कोड शुरू किया था, जिसे कहते हैं कॉर्नवालिस कोड की भी शुरुआत की थी। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर जॉन सोर। इनके समय में ज्यादा कुछ तो याद नहीं रखना है। इसके समय में 2 बात याद रखिए, एक तो है अहस्तक्षेप की नीति और दूसरा है खरदा का युद्ध जो हुआ था, वो इसी के समय हुआ था 1795 में। तो खरदा का युद्ध, ठीक है, इसके समय में हुआ था और इसने अहस्तक्षेप की नीति भी शुरू की थी। तो ठीक है, तो खरदा का युद्ध इसी के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, जो खरदा का युद्ध है ये मराठों और निजाम के बीच में होता है। मराठा और हैदराबाद के जो निजाम थे, इनके बीच में होता है कौन सा युद्ध? खरदा का युद्ध। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसके बीच में हुआ था। तीसरे आते हैं वजीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं। इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की थी 1798 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस संधि के तहत जो जिस राज्य पर सर्वप्रथम इन्होंने शुरुआत की थी वो थे हैदराबाद। क्रम पूछ सकता है, हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, भोसले, सिंधिया। इस तरीके से इन्होंने सभी के साथ सहायक संधि की थी। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, जिनके साथ देखिए इन सब में किया पेशवाओं के साथ, बस होयकर जो है इनके साथ याद रखिए इन्होंने इस संधि को नहीं किया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो ये तो शुरुआत के याद रखिएगा, हैदराबाद, मैसूर, इन 3 का नाम जरूर याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा किसने नहीं किया था, तो ये है। ठीक है, इसी के समय में चौथर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और बसीन की संधि भी इसी के टाइम पर होती है। ठीक है, मराठा जो द्वितीय मराठा युद्ध है इसी के समय में हुआ था, बाद में आप जानते हैं। उसके बाद बसीन की संधि होती है द्वितीय मराठा युद्ध के बाद 1802 में। जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना भी इसी के टाइम पर हुई थी, तो वजीर के टाइम पर ही हुई थी, इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आते हैं सर जॉर्ज बॉयो। इनके समय में ज्यादा कुछ नहीं याद रखिएगा। इनके समय में एक विद्रोह हुआ था 1806 में, जिसे कहते हैं बयोर का विद्रोह। तो इनके नाम से मैच कर रहा है, तो बस ये याद रखिएगा कि इतना ही इनके बारे में ज्यादातर याद इंपॉर्टेंट है। इसका कहते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। देखिए मिंटो एक और आएंगे बाद में 1909 में, परंतु ये जो है मिंटो, इनके बारे में याद रखिए, ये 1807 से 1813 के बीच में रहे मिंटो, प्रथम नाम है इनका। इन्हीं के समय में 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ इनकी अमृतसर की संधि होती है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ ठीक है संधि होती है अमृतसर के। और इसके बाद जो सतलज नदी है उसको एक सीमा माना जाता है अंग्रेजों और सिखों के बीच में। ठीक है, सतलज नदी को सीमा माना जाता है किसके बीच में? मराठों के बीच में, और सिखों के बीच में और ब्रिटिश के बीच में, अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से मेटकॉफ ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो याद रखिएगा चार्ल्स मेटकॉफ जो थे, इन्होंने ही संधि पर हस्ताक्षर किए थे महाराजा रणजीत सिंह के साथ। इन्हीं के समय 1813 का द्वितीय चार्टर एक्ट जो है वो आता है। तो किनके समय में आता है? 1813 का द्वितीय चार्टर एक्ट आता है। इसको आते हैं हेस्टिंग। देखो वो वारेन हेस्टिंग थे, ये लॉर्ड हेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग है। 1813 से 1823 के बीच में रहते हैं। इनके समय तीसरा मराठा युद्ध होता है और अहस्तक्षेप की नीति भी ये शुरू करते हैं। 1818 में पेशवा का पद यहां से समाप्त हो जाता है और इन्हीं के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध भी होता है।
बंबई और मद्रास में इनके समय में ही, हेस्टिंग के समय ही रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जो टॉमस मुनरो ने इसको शुरुआत की थी। टॉमस मुनरो का याद रखिएगा, ठीक है, टॉमस मुनरो ने 1820 में। कहां पर? मद्रास और बंबई में। पूछा गया था अभी बीपीएससी, सॉरी बीपीएससी नहीं, यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था, उस पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कहां कहां ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो बंबई और मद्रास में शुरू किया गया था। अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्यों में एक और व्यवस्था शुरू की गई थी जिसका नाम था महायुवाड़ी व्यवस्था। ये कहां पर? अवध एवं पश्चिम उत्तर राज्यों में। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी जब राजस्व का पाठ करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, इनके समय में एक नीति और शुरू की गई थी जिसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, यानी कि सर्वोच्चता की नीति जो है इसी के समय में शुरू की गई थी। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। इसके समय बस इतना याद रखिएगा कि इसके समय एक विद्रोह हुआ था जो बैरकपुर में 1824 में विद्रोह हुआ था, बैरकपुर में हुआ था। ठीक है, और यहीं पर 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच जो यानडूब की संधि हुई थी वो इसी के समय में हुई थी। इतना है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एडम्स। ये ज्यादा कुछ इनके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं है, बस इतना देखिए इसके समय प्रेस पर प्रतिबंध आरोपित किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है और कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आते हैं यहां से, अब आते हैं कि जो अभी तक जो गवर्नर थे वो बंगाली के होते थे, अब गवर्नर जनरल ऑफ भारत बनने शुरू हो गई, जो प्रथम थे विलियम बेंटिक। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के हमने काफी सारे टॉपिक को यहाँ तक कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं छोटे छोटे वीडियो में ही, ताकि आपको ये कवर करवाते जाए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं करवा रहा हूँ आपको छोटे छोटे पार्ट्स में, तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन हो। जय हिंद, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड।